नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एग्जाम मॉन्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस का 70वीं बीपीएससी के लिए जो टेस्ट नंबर 14 है, जो बिहार स्पेशल बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, इस टेस्ट पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसके पहले 75 क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम लोग इस टेस्ट पेपर के बचे हुए जो 75 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इस टेस्ट पेपर का 76 नंबर का टेस्ट क्वेश्चन जो है वो है, बिहार में निम्न में से किस जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर नहीं है? तो किस जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर नहीं है? तो याद रखिएगा, किशनगंज, जहां पर बिहार में सबसे ज्यादा बारिश होता है, वहां पर सिंचाई का प्रमुख साधन नहर नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जो खनिज पदार्थ है और उसके मिलने की कहां पर ज्यादा संभावनाएं हैं, उस पर क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, जो पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम खनिज पदार्थ मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां पर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम का भी किशनगंज। याद रखिएगा, पेट्रोलियम मिलने की संभावना है किशनगंज में। उसके बाद सॉप स्टोन जो है ये है आपको मुंगेर में। अग्निशह मिट्टी, फायर रेजिडेंट सॉइल, तो ये कहां पर है? तो फायर रेजिडेंट सॉइल आपको भागलपुर में। और यूरेनियम मिनरल का जो खनिज का है वो है गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम जो है आपको किशनगंज, सॉप स्टोन जो है आपको मुंगेर, फायर रेजिडेंट सॉइल अग्निशह मिट्टी जो है वो है भागलपुर, और यूरेनियम कहां पर है? गया में मिलने के चांसेस है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार विधानसभा में वर्तमान अध्यक्ष के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष नंद किशोर यादव की राजनीतिक यात्रा 1978 ईस्वी में शुरू हुई थी। ये पॉइंट सही है। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष नंद किशोर यादव पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधायक चुने गए हैं। ये भी याद रखिएगा, जो नंद किशोर यादव जो है ये पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधायक चुने गए हैं। तो ये दोनों पॉइंट सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रमुख नहरों और उसके उद्भव संबंधी जिलों का कौन सा जोड़ बेमेल है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो याद रखिएगा, पश्चिमी सोन नहर जो है ये औरंगाबाद से नहीं निकलती है। सोन नदी से दो नहर निकलती है, एक पश्चिमी सोन और एक पूर्वी सोन। तो जो पूर्वी सोन है उसका कनेक्शन आपको औरंगाबाद से है, और जो पश्चिमी सोन है वो आपको रोहतास, बक्सर, भोजपुर से निकलता है। तो अगर यहाँ पूर्वी सोन होता तब ये जो औरंगाबाद होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पश्चिमी सोन है, तो पश्चिमी सोन के कारण ये जो है ऑप्शन ऑप्शन ए ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 79 का आंसर ए, क्योंकि इसमें पूछा कौन सा गलत है। उसके बाद है त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर याद रखिएगा आपको पश्चिमी चंपारण से निकलता है। कमला नहर जो है आपको दरभंगा शहर से सही है। और सकरी जो है वो नवादा से निकलता है। सकरी नदी जो है नवादा का इंपॉर्टेंट नदी है। इस नदी का जो बालू होता है उसका उपयोग पूरे भारत में भवन निर्माण के लिए होता है। तो सकरी नदी जो नवादा का है बहुत ही फेमस है अपनी बालू के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की सिंचाई परियोजनाएं और एवं लाभान्वित जिलों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो देखिए, इसमें नदी सोन नहर जो है इससे लखीसराय को बेनिफिट नहीं मिलता। याद रखिएगा, सोन नहर से किस जिले को बेनिफिट मिलता है? भोजपुर, रोहतास, पटना को बेनिफिट मिलता है, लखीसराय को बेनिफिट नहीं मिलता। तो पहला पॉइंट गलत है। मूसाखंड सिंचाई योजना, तो मूसाखंड सिंचाई योजना से आपको गया को बेनिफिट नहीं मिलता है। कहा किसको बेनिफिट मिलता है? तो कैमूर को बेनिफिट मिलता है। मूसाखंड सिंचाई योजना से कैमूर को बेनिफिट मिलता है। गंडक योजना से समस्तीपुर को बेनिफिट मिलता है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान सबको बेनिफिट मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 80 का कौन सा मिलान सही है? तो गंडक योजना समस्तीपुर।
उसके बाद है बदुआ जलाशय। बदुआ जलाशय का पूर्णिया लिखा गया, तो बदुआ जलाशय पूर्णिया को बेनिफिट नहीं मिलता, बदुआ जलाशय से भागलपुर और मुंगेर को बेनिफिट मिलता है। तो याद रखिएगा इसमें से कौन सा सही है, केवल गंडक योजना, जिसमें समस्तीपुर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का क्या आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी भाग में पुरा पाषाण काल के औजार मिले हैं जिनमें पत्थर की कुल्हाड़ियों के फल, चाकू और खुरपी शामिल है। चिरांद और चेचर से नव पाषाण काल के साथ साथ ताम्र पाषाणकालीन औजारें भी देखने को मिलती है। बक्सर एवं चिरांद से पूर्वी उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। याद रखिएगा जो बिहार के उत्तरी भाग अर्थात गंगा के उत्तर में पूरा पाषाण काल के औजार नहीं मिले हैं। बिहार के जो दक्षिणी भाग है वहां पर हमको पूरा पाषाण कालीन औजार मिला है, जैसे मुंगेर, पटना, नालंदा, गया, और जो वर्तमान में झारखंड है वहां पर पूरा पाषाण कालीन औजार मिले हैं। पूरा पाषाण कालीन औजार जनरली जहां पर पहाड़ी इलाका है वहां मिलता है, क्योंकि बिहार का उत्तरी भाग मैदानी इलाका है तो वहां पर पूरा पाषाण कालीन औजार नहीं मिले हैं। तो ये जो यहाँ पर लिखा गया बिहार के उत्तरी भाग में पूरा पाषाण कालीन औजार मिले हैं, तो ये गलत है। दूसरा है चिरांद और चेचर से नव पाषाण काल के साथ साथ ताम्र पाषाण कालीन औजार भी देखने को मिलता है। तो ये याद रखिएगा, ये पॉइंट सही है, चिरांद और चेचर से आपको नव पाषाण काल के साथ साथ ताम्र पाषाण कालीन औजार भी देखने को मिलता है। उसके बाद बक्सर और चिरांद से पूर्वी उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के प्रमाण मिलते हैं, तो ये भी पॉइंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 81 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला जो ऑप्शन था 81 का वो गलत है। अगला क्वेश्चन है, किस स्रोत के अनुसार विदेह माधव और उसके पुरोहित गौतम राहुगण ने सरस्वती नदी के तट से आगे की ओर बढ़कर सदानीरा को पार किया? तो किस पुस्तक से हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती है? जो विदेह माधव जो है आपको मिथिलांचल आया था, विदेह आया था अर्थात उत्तरी बिहार आया था अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ सरस्वती नदी के तट से आगे बढ़कर। तो ये जो है कहां पर है ये कहानी, तो सतपथ ब्राह्मण किताब में मिलता है। किस स्रोत के अनुसार कीकट एक अपवित्र प्रदेश है जबकि गया पवित्र है? तो ये जो कीकट जो है किस जगह के लिए यूज होता है, तो मगध के लिए। तो किस बुक में दिया गया है जो कीकट एक अपवित्र प्रदेश है जबकि गया एक पवित्र है? तो यह है बराह पुराण, याद रखिएगा बराह पुराण में हम ये वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, बज्जी संघ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। गंगा के उत्तर में वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में स्थित बज्जी संघ के संभवतः 8 सदस्य थे। ये पॉइंट एकदम सही है, बज्जी संघ में 8 सदस्य थे। बज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज था, ये भी सही है। बज्जी संघ की जो प्रबल सदस्य था कौन था, लिच्छवी राज था, और बज्जी का राजधानी भी लिच्छवी आता था। लिच्छवी राज के शासक क्षत्रिय थे, ये भी सही है। कौटिल्य ने लिच्छवी राज का उल्लेख राज्य शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये भी पॉइंट सही है। तो 84 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। 84 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, बज्जी संघ का संविधान एवं प्रशासन संघात्मक कुलीन तंत्र का था। तो बज्जी संघ का जो संविधान और प्रशासन था संघात्मक कुलीन तंत्र का था, ये पॉइंट एकदम से सही है। याद रखिएगा बज्जी संघ का जो संविधान और प्रशासन के बारे में हम लोग बोलते हैं जो कैसा था, संघात्मक कुलीन तंत्र था। राजाओं की सभा प्रशासन कहलाती थी जिसमें 7,707 सदस्य थे तथा आपस में विचार विमर्श के बाद निर्णय लेते थे। राजाओं की सभा संस्था कहलाती थी जबकि कार्यकारिणी महासमिति के समान था, जबकि कार्यकारिणी महासमिति के समान था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, बज्जी संघ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, बज्जी संघ की प्रधान चेटक की पुत्री का विवाह मगध नरेश अजात शत्रु के साथ हुआ था। तो ये पॉइंट जो है गलत है। किसी भी सोर्स से हमको ये नहीं पता चलता जो बज्जी संघ के प्रधान चेटक की पुत्री का विवाह अजात शत्रु के साथ हुआ था। जितने भी बुक मैंने पढ़ा है उसमें यह दिया है चेटक की पुत्री थी चेलना, जिसका शादी बिंबिसार से होता है। चेटक की बहन होती है, चेटक की बहन जो है उसका शादी जो है आपको महावीर की पिता से होता है, अर्थात महावीर की जो माँ है, महावीर की जो माँ है वो है चेटक की बहन। चेटक की बहन है महावीर की मां, और चेटक की पुत्री का विवाह होता है बिंबिसार से।
चेटक की पुत्री का नाम क्या है? चेलना, जिसका विवाह होता है बिंबिसार से। किसी भी सोर्स में अभी तक मुझे नहीं मिला है जिसमें लिखा गया है चेटक की पुत्री का विवाह अजातशत्रु के साथ भी होता है। तो फोर्थ पॉइंट जो है मेरे अनुसार गलत है, वैसे परफेक्शन आईएएस इसको भी सही मान रहा है। अगर आप लोग को कोई सोर्स मिले जहां पर लिखा गया है जो अजातशत्रु का शादी चेटक की पुत्री के साथ हुआ है तो आप हमें भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे अनुसार इसका आंसर डी होना चाहिए, वैसे परफेक्शन आईएएस ने इसका आंसर बी माना है। ठीक है, मैंने अपना लॉजिक बता दिया। जो मेरे अनुसार चेटक की पुत्री चेलना का शादी बिंबिसार के साथ हुआ है। चेटक की पुत्री का शादी जो चेटक की पुत्री चेलना है उसका शादी अजातशत्रु के साथ नहीं है, अजातशत्रु की वो माँ हुई। तो थोड़ा सा मेरे अनुसार कंफ्यूजन है, बाकी परफेक्शन आईएएस ने फोर्थ ऑप्शन को भी सही माना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन क्या सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये सही है। बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था, ये भी सही है। बुद्ध के सारथी का नाम नंदी, ये गलत है। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल, ये तो एकदम सही है। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी सही नहीं है। बुद्ध की जन्मस्थली का विशद वर्णन अशोक के किस अभिलेख में हुआ है? तो बुद्ध की जन्मस्थली का विशद वर्णन जो है हमको कहां से हुआ है? तो रुम्मनदेई पिलर अभिलेख। रुम्मनदेई पिलर अभिलेख जो है उससे पता चलता, अशोक यहाँ पर गया था, वहां पर अभिलेख गया था और जहां पर लिखा गया है जो बुद्ध का जन्म यहीं पर हुआ है। तो रुम्मनदेई पिलर अभिलेख से पता चलता है जो बुद्ध का जन्म यहाँ पर हुआ है। किस बौद्ध संगति की सभा की कार्रवाई को पाली के स्थान पर संस्कृत भाषा में संचालित किया गया तथा त्रिपिटकों पर प्रमाणिक विभाषा शास्त्र की रचना हुई? तो याद रखिएगा, चौथा बौद्ध संगति जो कश्मीर में कुंडल वन में हुआ था, जिसको करवाने वाला कौन था? कुषाण वंश का राजा कनिष्क था और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और यहाँ पर जो संचालन हुआ था ये पाली की जगह पर किस भाषा में हुआ था? तो संस्कृत भाषा में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है हिनायन और महायान दो भाग में बटा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हून शासक मिहिर कुल ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके किस शासक को बंगाल तक खदेड़ दिया था? तो बंगाल तक जो खदेड़ दिया था मिहिर कुल ने, इसका क्या आंसर हो जाएगा? नरसिंह गुप्त बालादित्य। ये याद रखिएगा, नरसिंह गुप्त बालागुप्त जो आपको गुप्त वंश का राजा है, कमजोर गुप्त शासकों में हम लोग पढ़ते हैं, जो ये नरसिंह गुप्त बालादित्य था। लेकिन याद रखिए, पहले ये जो मिहिर कुल है इसने नरसिंह गुप्त बालादित्य को पराजित किया। उसके बाद नरसिंह गुप्त बालादित्य भी जो है मिहिर कुल को बाद में पराजित करता है और ये चूंकि बुद्धिस्ट होता है, अपनी मां के कहने पर मिहिर कुल को आजाद कर देता है। तो नरसिंहगुप्त बालादित्य पहले पराजित हुआ, फिर मिहिरकुल को वह पराजित करता है और मिहिरकुल को वो छोड़ देता है। तो इसका आंसर याद क्या हो जाएगा? नरसिंहगुप्त बालादित्य। हून शासक मिहिरकुल ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके किस शासक को बंगाल तक खदेड़ दिया था? तो पहले तो किया था नरसिंहगुप्त बालादित्य को, फिर नरसिंहगुप्त बालादित्य ने इसे पराजित किया। अगला क्वेश्चन है, तुरुशक दंड नामक कर की चर्चा कहां से मिलती है? तो तुरुशक दंड नामक कर की चर्चा हमको मुंगेर ताम्रपत्र से मिलती है। तो मुंगेर में गहरबाल शासक गोविंद चंद्र का एक ताम्रपत्र हमको मिलता है। याद रखिएगा, गहरबाल शासक गोविंद चंद्र, गहरबाल शासक गोविंद चंद्र का जो ताम्रपत्र है, जिससे पता चलता है जो तुर्की लोगों के आक्रमण से बचने के लिए, तुर्की लोग जो भारत में आक्रमण कर रहे थे, आपको मुसलमान लोग जो भारत में आक्रमण कर रहे थे, उससे बचने के लिए ये गोविंद चंद्र जो शासक था गढ़वाल वंश का, ये वहां के लोगों पर एक टैक्स लगाया था ताकि लोगों का को उचित सुरक्षा प्रदान किया जा सके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा कहां से होती है? तो मुंगेर ताम्रपत्र से होती है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती यात्री धर्म स्वामी ने कर्नाटक शासक के राज तिरहुत पर किस तुर्क सेनापति के असफल अभियान की चर्चा की है? तो तिब्बती यात्री जो धर्म स्वामी है, ये कर्नाटक राजा के बीच के साथ राजमाता, वहां पर कर्नाटक राजा कौन था? राम सिंह देव। और ये बताता है तो तुगरिल तुगन जो 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान के द्वारा बिहार का गवर्नर के रूप में नियुक्त होता है, उसके बारे में लिखा है। जो तुगरिल तुगन ने अटैक किया था कहां पर? कर्नाटक वंश
के राजा राम सिंह देव के दरबार, राम सिंह देव को अटैक किया था। तो ये तुगरिल तुगन कौन था? रजिया सुल्तान के द्वारा अपॉइंटेड बिहार का गवर्नर था। इसने कर्नाट वंश पर अटैक किया था। तो तिब्बती यात्री धर्मा स्वामी ने कर्नाट शासकों में के राज तिरहुत पर किस तुर्क सेनापति के असफल अभियान की चर्चा की है? तो ये होगा तुगरिल तुगन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गया प्रशस्ति के अनुसार बलबन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था। गया प्रशस्ति किस शासक की थी? तो हमको एक गया प्रशस्ति मिलता है गया के राजा बनराज का, जिससे पता चलता है जो गया का जो इलाका था बलबन के अधीन था। तो याद रखिएगा बनराज यहाँ पर हो जाएगा। बिहार के किस प्रशासक को सुल्तान सर्क की उपाधि दी गई? तो बिहार के किस शासक को सुल्तान सर्क की उपाधि दी गई है? तो यह है ख्वाजा जहां। ख्वाजा जहां जो है, ख्वाजा जहां कौन है? तो ख्वाजा जहां जो जौनपुर सल्तनत के संस्थापक मलिक सरबार को हम लोग जौनपुर सल्तनत के संस्थापक के रूप में जानते हैं। इसको 1389 ईस्वी में ख्वाजा जहां का टाइटल मिलता है। 1389 में मलिक सरबर नामक आदमी को ख्वाजा जहां का टाइटल मिलता है, जो 1394 ईस्वी में 1394 ईस्वी में जौनपुर सल्तनत का स्थापना करता है। ये जौनपुर राज को किसने बनाया था? तो जौनपुर राज को फिरोज शाह तुगलक 1359 ईस्वी में बनाया था। 1359 ईस्वी में फिरोज शाह ने जौनपुर जौना किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खान था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे याद पर फिरोज शाह तुगलक 1359 ईस्वी में जौनपुर साम्राज्य बनाया था। उस जौनपुर में एक इंडिपेंडेंट राजा के रूप में किसने जौनपुर सल्तनत स्टार्ट किया? तो वह है मलिक सरवर, जिसका टाइटल क्या था? ख्वाजा जहां। इसी ख्वाजा जहां को क्या टाइटल मिला? सुल्ताने ए सर्ग। किसके द्वारा मिला था? तो आखिरी तुगलक राजा जो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक है, आखिरी तुगलक राजा सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो है, उसके द्वारा इस मलिक सरवर, जिसको ख्वाजा जहां का टाइटल मिला, जो जौनपुर सल्तनत के संस्थापक के रूप में जानते हैं, इसी को बिहार के प्रशासक के रूप में भी ये काम किया। तो ये समझ में आ गया, ये ख्वाजा जहां कौन था? मलिक सरवर का ही नाम था। इसको टाइटल किसने दिया? तो आखिरी तुगलक राजा सुल्तान नसरुद्दीन महमूद। तो बिहार के किस प्रशासक को सुल्तान ए सर्क की उपाधि दी गई? तो ख्वाजा जहां को दी गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। पालों के पतन के बाद बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें चेरो राज प्रमुख था। याद रखिएगा, पाल जो है, पाल शासकों के पतन के बाद बिहार में चेरो ट्राइबल राजाओं का प्रारंभ हुआ साम्राज्य। चेरो के अलावा और कौन कौन सा था? तो खारबार था, भार था, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हुआ उसमें चेरो राजा हुआ। चेरो के अलावा कौन है? खारबार ट्राइब, जिस संथाल ट्राइब का ही पुराना नाम खारबार ट्राइब है। उसके अलावा एक और ट्राइब है, एक और जनजाति जिसका नाम है भार। तो जो चेरो राजा था, उसमें चेरो राजा के 4 भाग था, 4 वंशज थे। उसी वंशजों में से 2 का यहाँ पर क्वेश्चन है। दुधुलिया नामक चेरो सरदार का मुख्यालय बिहिया था। याद रखिएगा, दुधुलिया नामक चेरो सरदार का मुख्यालय बिहिया था। ये पॉइंट सही है। चेरो के चौथे राजा, जिसका मुख्यालय देव मार्कंड था, का राजा फूलचंद ने ही जगदीशपुर मेले की शुरुआत की थी। तो ये भी पॉइंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो देखिए, हमने आपको बताया चेर जो राजा था, चेरो राज जो था, उसमें 4 राजा था। एक दुधुलिया नामक चेरो सरदार, दूसरा था फूलचंद, उसके बाद तीसरा था राजा सीताराम, और चौथा था सलाबाहिया। तो इस प्रकार 4 चेरो राजा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के प्रशासन एवं स्थापत्य के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। शेरशाह ने राजस्व प्रणाली का एक नया रूप विकसित किया, जो कालांतर में उत्तरी भारत के एक विस्तृत क्षेत्र में जब्ती प्रणाली के नाम से लागू हुआ। ये भी पॉइंट सही है। पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराकर बिहार की राजधानी के रूप में स्थापित करने का उल्लेख तारीखे फिरोजशाही में मिलता है। तो पटना को राजधानी बनाने का जो श्रेय किसको मिलता है? शेरशाह को मिलता है।
पटना का नाम पहले पाटलिपुत्रा था, पाटलिपुत्रा को पटना नाम दिया किसने? शेरशाह ने। याद रखिएगा, पटना शब्द का जो यूज किया गया है वो शेरशाह ही किया। पटना जिस जगह को आज हम पटना कहते हैं उसको हम लोग पहले पाटलिपुत्रा कहते थे, तो पाटलिपुत्रा की जगह पर पटना कहना किसने शुरू किया? तो शेरशाह के समय ही पाटलिपुत्रा का पटना नाम हुआ, और ये इसने ही पटना को राजधानी बनाया। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको तारीख फिरोजशाही से नहीं मिलता, हमको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? तारीख दाऊदी से मिलता है। याद रखिएगा, ये तारीख दाऊदी से इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो अब्दुल्ला के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन 2 जो है गलत है। उसके बाद सुलेमान करागरी को शेरशाह ने बिहार का मुख्ता नियुक्त किया, ये पॉइंट सही है। सुल्तान करा रानी को शेरशाह ने बिहार का मुख्ता नियुक्त किया, ये पॉइंट सही है। तो इसका आंसर क्या देगा? 1 और 3। तो 1 और 3 ऑप्शन डी इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फर्रुख सैयार के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाब का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। तो ये भी याद रखिएगा, जो फर्रुख सैयार जिसका टाइम पीरियड क्या है? 1713 से लेकर 1719। उस समय बंगाल का जो नवाब था, आपको बंगाल का नवाब उस समय कौन था? पहला नवाब जो है 1713 से लेके कौन है? 1727 तक नवाब, तो मुर्शिद कुली खां। तो मुर्शिद कुली खां का जो है ना प्रभाव था, लेकिन डायरेक्टली बंगाल बिहार पर शासन नहीं कर रहा था, पर इम्पेक्टेड था बंगाल के शासन के। लेकिन बंगाल का जो नवाब हो वो बिहार को डायरेक्टली शासन नहीं कर रहा था। बंगाल का नवाब बिहार पर शासन करना कब से स्टार्ट किया है? तो 1733 से लेके 1912 तक, 1911 तक, बेसिकली 1911 तक। 1912 में फिर बंगाल और बिहार अलग हो जाता है। तो बंगाल और बिहार जो है एक कब होता है? 1733 में होता है। 1733 से 1700 तक क्या हो रहा है? आपको बंगाल का इम्पैक्ट, बंगाल के प्रशासन का इम्पैक्ट जो है बिहार पर हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा गया है, फर्रुख सैयार के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। तो ये पॉइंट सही है। सुजाउद्दीन ने बिहार क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए नवाब अलवर्दी खां को नवाब या नाजिब नियुक्त किया। तो सुजाउद्दीन कौन था? जो मुर्शिद कुली खां का दामाद था सुजाउद्दीन। जब मुर्शिद कुली खां 1727 ईस्वी में मर जाता है, तो सुजाउद्दीन जो है बंगाल का शासक, बंगाल का नवाब बनके 1727 से लेकर 1739 तक रहता है। यही सुजाउद्दीन 1733 ईस्वी में बिहार का नवाब बना के, बिहार का डिप्टी नवाब बना के किसको भेजता है? अलवर्दी खां को भेजता है। कब भेजता है? 1733 में। तो बिहार और बंगाल का नवाब एक ही आदमी हो गया, कौन? सुजाउद्दीन। कब हुआ? 1733। और सुजाउद्दीन अपना एक डिप्टी बनाकर किसको भेजा? अलवर्दी खां को भेजा। तो ये याद रखिएगा, कब भेजा गया है अलवर्दी खां को? 1733 में भेजा गया सुजाउद्दीन के द्वारा। 1739 ईस्वी में सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद अलवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में सुजाउद्दीन के वंशजों को हराया। तो 1739 में जब सुजाउद्दीन मर गया, तो अलवर्दी खां ने क्या किया? सुजाउद्दीन का बेटा जो था सरफराज खां, उसको 10 अप्रैल 1740 में गिरिया के युद्ध में पराजित किया। याद रखिएगा, 1739 में जब सुजाउद्दीन मर गया, तो उसका बेटा सरफराज खां बंगाल बिहार का नवाब बना, और इस सरफराज खां को 10 अप्रैल 1740 को अलवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में पराजित किया। और उसके बाद 1740 से लेकर 1756 तक अलवर्दी खां बंगाल बिहार का नवाब रहता है। और 1756 में जब ये मर जाता है, तो 1757 में आपको कौन आता है? राजा बंगाल का नवाब बनता है, तो सिराजुद्दौला बनता है, जो अलवर्दी खां का नातिन है। ये फिर जिस सिराजुद्दौला से पलासी का युद्ध होगा। यहाँ पर जो है तीनों पॉइंट सही है। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? तो बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? तो याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह से मुंगेर जो है, मुंगेर जो इलाका है वो अप्रभावित था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर। ऑप्शन बी, केवल जो है बी इसका आंसर हो जाएगा, 97 का बी। अगला क्वेश्चन है, पलासी के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव ने मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया था। मीरन किसका पुत्र था? मीरन जो है आपको मीर जाफर का बेटा था। मीर जाफर का बेटा था, जिसको 1760 ईस्वी में मीर कासिम मार देता है। मीर जाफर का बेटा है मीरन, और मीर जाफर का दामाद है मीर कासिम।
याद रखिएगा। इस मीर जाफर के बेटा मीरन को मार करके मीर कासिम 1760 में क्या बनता है, बंगाल का नवाब बनता है। कब से कब तक रहता है, 1760 से लेकर 1763 तक रहता है। फिर 1763 में मीर जाफर जो है आपको नवाब बन जाता है। तो ये जो मीरन है कौन है, मीरन मीर जाफर का बेटा है। तो 1798 में ये 98 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अ, खुला खुलास्तून तवारीख खुलास्तून तवारीख नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो खुलास्तून तवारीख नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कल्याण सिंह। कल्याण सिंह कौन है, सिताब राय का बेटा है। सिताब राय कौन था, जब 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार मिलता है तो सिताब राय को नियुक्त किया जाता है बंगाल बिहार के दीवान के रूप में। बिहार का उप दीवान, बेसिकली दीवान तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। और इस ब्रिटिशर्स के बिहार में जो टैक्स कलेक्शन कर रहा है वो कौन है, सिताब राय। और बंगाल में जो टैक्स कलेक्शन कर रहा है वो है कौन, रजा खान। तो यही जो बिहार में जो टैक्स कलेक्शन कर रहा था सिताब राय, उसका बेटा है कौन, कल्याण सिंह। ये कल्याण सिंह जो है एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है खुलास्तून तवारीख। याद रखिएगा, खुलास्तून तवारीख के लेखक कौन है, कल्याण सिंह है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मराठा आक्रमण की निगरानी के लिए निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था। तो बिहार में मराठा आक्रमण की निगरानी के लिए किसको नियुक्त किया गया था, तो कर्नल स्मिथ को नियुक्त किया गया था। बिहार में मराठा आक्रमण की निगरानी के लिए किसको नियुक्त किया गया था, तो कर्नल स्मिथ को नियुक्त किया गया था। अगला है, सैयद अहमद की मृत्यु के बाद वहाबियों का नेता कौन था। तो सैयद अहमद की मृत्यु के बाद वहाबियों के नेता जो है विलायत अली। याद रखिएगा, विलायत अली जो है सैयद अहमद की मृत्यु के बाद वहाबियों का नेता था। बिहार में वहाबी नेताओं का वर्चस्व बहुत ज्यादा था, तो यहीं पर इसका नेता कौन था, विलायत अली। निम्न में से कौन मुजफ्फरपुर बम कांड में संलग्न नहीं था। तो 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में बम कांड होता है, जिसको करने वाला कौन है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। जिसमें कौन भाग लेता है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस जो है इसकी मौत हो जाती है कहाँ पर, खुदीराम बोस को फांसी का सजा होता है खुदीराम बोस को। और प्रफुल्ल चाकी जो है मोकामा स्टेशन के पास खुद को गोली मार लेता है। याद रखिएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इसका आंसर क्या होगा, मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ है, आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, 1914 में इंग्लैंड भेजे जाने वाले शिष्टमंडल में निम्नलिखित बिहारी नेता सम्मिलित है। तो 1914 में आपको एक शिष्टमंडल इंग्लैंड गया था भारत के बारे में इंग्लैंड के लोगों को बताने समझाने के लिए। तो उसमें बिहार से भी नेता गए थे। तो उसमें बिहार के नेता कौन थे, मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 103 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ऐसा कौन सा गांधीवादी कार्यकर्ता था जो गांधी जी के आदेश को नहीं माना और अपने जिला में होम रूल लीग की स्थापना की। तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा जनकधारी प्रसाद। होम रूल आंदोलन बिहार में जो हुआ उसके लीग की स्थापना किसने की, तो जनकधारी प्रसाद ने की। अगला क्वेश्चन है, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह भी था उनकी जीत होगी। 1920 और 22 में के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह भी था कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी जो है धर्म के प्रतीक है। गांधी को धर्म के प्रतीक माना जा रहा था, और चूंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक है, गांधी जी कोई भी काम करेंगे तो उनको ब्रिटिशर्स के खिलाफ जीत जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसमें गांधी जी को भी चंपारण एग्रेरियन समिति के मेंबर बनाया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा एफ जी स्लेन इसके अध्यक्ष थे। और एल्बर्ट गेट कौन था, तो एल्बर्ट गेट जो है आपको बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर रहता है 1915 से के पास। अर्थात जब चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ तो उस समय एडवर्ट गेट क्या था, बिहार में लेफ्टिनेंट गवर्नर था। बिहार में 1713 से लेके आपको 1720 तक लेफ्टिनेंट गवर्नर रहता है। 1720 से क्या होता है, बिहार में गवर्नर बनता है। बिहार का पहला गवर्नर 1720 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनता है। तो एडवर्ट गेट उस समय चंपारण सत्याग्रह समिति के बनने के दौरान ये क्या थे, बिहार के
लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और एफजी सलाय इस चंपारण एग्रीमेंट समिति के अध्यक्ष थे और महात्मा गांधी भी इस समिति के एक मेंबर थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपना लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो अपना लाभप्रद वकालत किसने छोड़ दिया था? राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ा था। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपना क्या था, वकालत छोड़ दिया था। जयप्रकाश नारायण ने अपना कॉलेज छोड़ दिया था। जयप्रकाश नारायण उस समय के स्टूडेंट थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने अपना कॉलेज छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद का ये बुक है। इसमें महात्मा गांधी और बिहार के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान देशव्यापी किस आंदोलन के अंतर्गत चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में दांडी मार्च से स्टार्ट होता है। जो दांडी मार्च कब से कब तक है? 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक होता है। 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ा जाता है साबरमती नदी के किनारे। तो इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार से प्रकाशित होने वाली निम्न प्रकाशकों के प्रकाशक और संपादक के मिलान में कौन सा सुमेलित नहीं? तो याद रखिए, देश की पुकार, इसको किसने निकलवाया था? तो नीलकंठ विश्वास, ये सही है। युवक के जो प्रकाशक है वो ज्ञान साहा नहीं है। युवक के प्रकाशक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, बहुत फेमस हिंदी के लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी, वही है आपको युवक के आप प्रकाशक संपादक। उसके बाद है गरीब हिंदुस्तान, इसको लिखने वाले कौन है? मोहम्मद वली हसन, ये सही है। स्वदेशा उद्धार की कुंजी, ये कौन है लिखने वाले? तो के.एस. ठाकुर। इसमें कौन सा गलत था? युवक, जिसका आंसर क्या होना चाहिए? राम वृक्ष बेनीपुरी। यहाँ पे क्या दिया गया है? ज्ञान साहा। तो ऑप्शन बी जो है गलत है। अगला है, 5 जुलाई 1930 को गिरफ्तार कर राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में डाला गया। तो ये जो है 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर गिरफ्तार किया गया था? गिरफ्तार करके डाला गया हजारीबाग जेल में। उसके बाद बंदी कैदी नामक हस्तलिखित मासिक पत्र और कारागार नामक मासिक पत्रिका दोनों हजारीबाग जेल से प्रकाशित होती थी। तो ये भी पॉइंट सही है। जो हजारीबाग जेल से बंदी कैदी नामक हस्तलिखित मासिक पत्र और कारागार नामक मासिक पत्रिका दोनों प्रकाशित होती थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने ब्रज किशोर सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो ये गलत है, ब्रज किशोर सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। किसे नियुक्त किया गया था? तो दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो ऑप्शन 3 जो है गलत है, इसमें 1 और 2 जो है केवल सही होगा। अगला है, बिहार में अस्पृश्यता निवारण आंदोलन चलाने के लिए 6 नवंबर 1932 को बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना हुई। प्रांतीय अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो राजा राधिका रमन प्रसाद ने की। और ये जो था आपको अस्पृश्यता आंदोलन, इसके जो भारत लेवल पर अस्पृश्यता आंदोलन के महासचिव कौन थे? तो अमृतलाल बी ठक्कर। याद रखिएगा, अमृतलाल बी ठक्कर भारत लेवल पर इस अस्पृश्यता निवारण आंदोलन के अध्यक्ष थे। और बिहार में कौन थे जिसके नेतृत्व में अध्यक्षता हुई? तो राजा राधिका रमन प्रसाद। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार में किसान सभा के गठन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। तो बिहार के मुंगेर में 1922 और 23 में शाह मोहम्मद जुबेर की अध्यक्षता में एक किसान सभा का गठन हुआ। तो ये पॉइंट एकदम सही है। 1922-23 में आपको शाह मोहम्मद जुबेर की अध्यक्षता में एक किसान सभा का गठन होता है मुंगेर में। श्री कृष्ण सिंह उसके उपाध्यक्ष थे और सिद्धेश्वर चौधरी और नंद कुमार सिंह इसके सचिव थे। ये दो व्यू पॉइंट सही है, इसको हमेशा याद रखिएगा। बिहार किसान सभा का जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं, तो यही इसी पहला जो किसान से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो है बिहार किसान सभा में जो किसान सभा बनता है 1922-23 में मुंगेर में मोहम्मद जुबेर जिसकी अध्यक्षता होती है। उपाध्यक्ष कौन है? श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार करें। प्रथम बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सम्मेलन हुए। इसके सचिव राजेंद्र प्रसाद थे। तो पहला जो बिहार प्रथम प्रांतीय सम्मेलन है 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में
संपन्न होता है, लेकिन इसके सचिव राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, इसके सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन 1934 में 29-30 अगस्त को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में संपन्न हुआ। तो ये पॉइंट सही है। तो इसमें कौन सा असत्य है? तो पहला असत्य है। तो दूसरा कि प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन कब होता है? गया में होता है, 1934 में होता है। उसके अध्यक्ष कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। और पहला जो बिहार प्रांतीय सम्मेलन होता है जो 1929 में होता है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो सहजानंद सरस्वती। और सचिव कौन बनते हैं? तो श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। महात्मा गांधी ने 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया था। तो ये भी याद रखिएगा, रामगढ़ अधिवेशन जो है कांग्रेस का आजादी से पहले 53rd कांग्रेस अधिवेशन था। जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, उस कांग्रेस का जो सेकेंड लास्ट अधिवेशन था, जो 53rd अधिवेशन कहलाता है, हाँ, वो कहाँ हुआ था? बिहार के रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ अभी वर्तमान में झारखंड में है। तो देश की आजादी से पहले कांग्रेस का 3 अधिवेशन बिहार में हुआ था। पहला 1912 में, दूसरा 1922 में गया में, और तीसरा और आखिरी अधिवेशन जो बिहार में हुआ था वो कौन था? रामगढ़ अधिवेशन। अभी रामगढ़ झारखंड में चला गया। तो इसी रामगढ़ अधिवेशन में ये बातें महात्मा गांधी ने विचार रखा था, जो हम लोग को व्यक्तिगत सत्याग्रह करना चाहिए। वो पूरी बात क्लियर नहीं थी, लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह का एक आइडिया दिया गया था रामगढ़ अधिवेशन में। रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, इसके अध्यक्ष बने थे। तो अब ये रामगढ़ जो अगस्त, ये जो क्या कहते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, वैसे स्टार्ट कब हुआ है? व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको स्टार्ट हुआ है 17 अक्टूबर 1940 को। कहां पर? तो पुनार जगह, पुनार कहाँ है? वर्धा में। तो सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, जिसके प्रथम सत्याग्रही कौन बनते हैं? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रही कौन है? ब्रह्मदत्त। तो यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट है, महात्मा गांधी ने 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया था। ये बहुत हद तक सही है। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही, जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही, और ब्रह्मदत्त जो थे तीसरे सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पबनार से प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। तो पबनार नहीं, इसका शब्द जो है पुनार, पुनार, पुनार कहां पर है? वर्धा में है। तो ये पॉइंट से 17 अक्टूबर को स्टार्ट होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट होता है? 27 नवंबर 1940 को। बिहार के दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है? तो अनुग्रह नारायण सिंह है, राजेंद्र प्रसाद नहीं है। बिहार में दूसरे सत्याग्रही कौन है? तो अनुग्रह नारायण सिंह है। तो 5वां पॉइंट गलत है। बिहार की महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया और गिरफ्तार भी हुए, ये भी पॉइंट सही। तो इसमें कौन सा गलत है? केवल 5वां जो पॉइंट है वो गलत है। बिहार के दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए। 1899 में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1906 में कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। 1916 में शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया। इसमें से तीनों पॉइंट सही है, याद रखिएगा। बिहार में सबसे पहले 1899 में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना होती है, जिस बॉयज एसोसिएशन को युवा क्लब या बालक संघ भी कहते हैं। ये कब स्थापना होती है? 3 मार्च 1899 को। 3 मार्च 1899 को दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो अफाक खां, याद रखिएगा, अफाक खां इसके अध्यक्ष बनते हैं। और इसके फाउंडर कौन है? सूर्यदेव नारायण शर्मा। सूर्यदेव नारायण शर्मा 3 मार्च 1899 को दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन, युवा क्लब या बालक संघ की स्थापना करते हैं। और कमलेश्वरी सिंह जो है, कमलेश्वरी चरण सिन्हा जो है, कमलेश्वरी चरण सिन्हा इसके सचिव बनते हैं। तो बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक सूर्यदेव नारायण शर्मा, सचिव कमलेश्वरी चरण सिन्हा, और जो पहले जो स्थापना होता है उसका अध्यक्ष कौन बनता है? अफाक खां।
उसके बाद 1906 में कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, ये भी पॉइंट सही है। और 1916 में शिक्षा सदस्य शंकरन नायर ने केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। तो ये जो है तीनों आपको पॉइंट सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है तमार विद्रोह किस जनजाति के द्वारा किया गया था। तो तमार विद्रोह जो 1789 से लेकर 1832 तक झारखंड में होता है, उसको लीड करने वाला कौन है, भोलानाथ सहाय। और इसमें जो ट्राइब सबसे ज्यादा लीड करता है, जो सबसे ज्यादा फेमस है, वह है ओरन ट्राइब। ओरन ट्राइब जैसे संथाल ट्राइब है, हो ट्राइब हो, वैसे ही झारखंड का ओरन ट्राइब भी है। तो ओरन ट्राइब जो है तमार विद्रोह को ज्यादा लीड करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ओरन ट्राइब, उराव ट्राइब, जिसको अंग्रेजी में ओरन ट्राइब कहते हैं। इसके लीडर कौन थे, भोलानाथ सहाय। यह कब विद्रोह हुआ है, 1789 से लेकर 1832 तक हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोल विद्रोह के संदर्भ में निम्न दिए गए कथनों पर विचार करें। कोल विद्रोह का क्षेत्र पश्चिम घाट था, तो ये गलत है। कोल विद्रोह जो 1831 से 1832 के बीच में झारखंड में होता है। कोल विद्रोह किसी एक पर्टिकुलर जनजाति का नहीं है। कोल जो शब्द है सारे जनजातियों के लिए, इसमें हो ट्राइब, संथाल ट्राइब, ओरन ट्राइब, गोंड ट्राइब, सबके लिए कोल सभी जनजातियों के को सूचित करने वाला एक कॉमन शब्द है। तो कोल विद्रोह कहाँ हुआ था, झारखंड में हुआ था। कब हुआ था, 1831 से 1832 के बीच में हुआ था। कोल विद्रोह में मुंडा तथा हो जनजाति के लोगों ने भाग लिया था। मुंडा और हो जनजाति के लोग विशेष रूप से भाग लिए, बाकी सभी जनजाति के लोग इसमें भाग लिए थे। इस आंदोलन का प्रमुख नेता बुधो भगत और सूर्या मुंडा था। तो इसमें तो देखिए 2 और 3 जो है सही है, पहला जो पॉइंट है गलत है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मई 1930 ईस्वी में पटना में स्थापित स्वदेशी संघ के अध्यक्ष कौन थे। तो पटना में स्थापित स्वदेशी संघ के अध्यक्ष थे सर अली इमाम। सर अली इमाम जो थे पटना में स्थापित स्वदेशी संघ के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत के सभी प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। इस समय भारत में कुल 14 प्रांत थे। तो याद रखिएगा, जो 1919 के तहत भारत में सभी प्रांतों में डुअल गवर्नेंस चलता है। डुअल गवर्नेंस का मतलब क्या है, डायरकी जो है, इसका मतलब जो प्रांतों में एक ट्रांसफर सब्जेक्ट बनाया गया, एक रिजर्व सब्जेक्ट बनाया गया। तो प्रांत में जो भी शासन व्यवस्था चला था उसमें जो सब्जेक्ट थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। इसी ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट के मार्फत से जो प्रशासन चला उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वैत शासन कहते हैं। और उस समय भारत में टोटल कितने प्रांत थे, तो 10 प्रांत थे। 11वां प्रांत उड़ीसा जो है कब बनता है, 1936 में बनता है। तो ये जो लिखा गया उसमें 14 प्रांत थे, ये गलत है। बिहार में द्वैत शासन का प्रारंभ 27 दिसंबर 1926 को हुआ। इसी समय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के गवर्नर बने। हमने आपको बताया बिहार में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कब गवर्नर बने हैं, 1920 में बने हैं। तो यहाँ जो लिखा गया है, जो बिहार में द्वैत शासन का प्रारंभ 27 नवंबर 1926 को हुआ, ये एकदम गलत है। बिहार में द्वैत शासन का आरंभ कब हुआ है, 1920 में हुआ है। और उस समय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले गवर्नर बनते हैं। उसके बाद रक्षित सब्जेक्ट मतलब रिजर्व सब्जेक्ट। हमने बताया 1919 में प्रोविंसेस में 2 टाइप का सब्जेक्ट था, एक रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरा ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो रिजर्व सब्जेक्ट जो था, रिजर्व सब्जेक्ट का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद के परामर्श से करता था, रिजर्व। और ट्रांसफर सब्जेक्ट का जो जो ट्रांसफर सब्जेक्ट का कंट्रोलिंग जो था, वो गवर्नर मंत्री परिषद के परामर्श से करता था। तो ट्रांसफर मंत्री परिषद के मदद से, और जो रिजर्व था वह कार्यकारिणी परिषद के परामर्श से। तो इस क्वेश्चन का आंसर केवल 3 सही है, लेकिन इसका आंसर जो दिया गया है परफेक्शन आइज के द्वारा 1 और 3 माना गया है। ये मान रहे हैं जो उस समय भारत में 14 प्रांत था, ये गलत है। उस समय भारत में केवल 11 प्रांत था। उस समय भारत में केवल 10 प्रांत था। 11वां तो 1936 में आएगा। तो 14 प्रांत का जो ये पॉइंट दिया गया है ये गलत है। ये 1926 वाला जो पॉइंट है ये भी गलत है। इसमें केवल ऑप्शन 3 होना चाहिए, लेकिन परफेक्शन आइस ने कौन सा आंसर इसको सही माना है, तो 120 का ये जो आंसर ये लोग मान रहे हैं, ये मान रहे हैं जो शायद परफेक्शन आइस सी आंसर माना। चाहे आंसर बी मानिए या सी मानिए, दोनों आंसर गलत है, क्योंकि इसका आंसर केवल थर्ड जो ऑप्शन है वो सही होगा।
अगला है बिहार के साथ साथ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत और असम में पहली बार द्वितीय सदन की व्यवस्था की गई। तो द्वितीय सदन का जो व्यवस्था है, स्टेट में दो सदन की व्यवस्था कब स्टार्ट हुई है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई है। जो प्रोविंशियल ऑटोनोमी जो आया, प्रोविंस में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो कंसेप्ट आया है, ये कब आया है प्रांतों में, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आया है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है 20 जुलाई 1937 को कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का गठन किया और प्रधानमंत्री पद ग्रहण किए। तो ये पॉइंट सही है। जो 1935 के अधिनियम के अनुसार जो चुनाव होता है बिहार में, भारत के अनेक प्रांतों में 1937 में चुनाव होता है, तो बिहार में कौन मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, तो श्री कृष्ण सिंह करते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल में राजेंद्र प्रसाद को वित्त मंत्री बनाया जाता है, ये पॉइंट गलत है। श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल में अनुग्रह नारायण सिंह को मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बनते हैं, तो अनुग्रह नारायण सिंह वित्त मंत्री बनते हैं, न कि राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन 2 गलत है। राजनीतिक बंदियों की रिहाई के मांग को ठुकराए जाने के कारण 15 फरवरी 1938 को बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने त्याग पत्र दिया। तो ये भी पॉइंट सही है। जो 20 जुलाई को आपको मुख्य ये विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह मंत्रिमंडल की गठन करते हैं, वे 15 फरवरी 1938 को त्याग पत्र दे देते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा सही है, ऑप्शन 1 और 3 सही है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में 1872 में स्थापित बिहार बंधु बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, बिहार बंधु जो 1872 में बंगाल में स्थापित हुआ था, 1874 से पटना से प्रकाशित हुआ। सर्वहितैषी पटना से प्रकाशित बिहार का प्रथम दैनिक हिंदी दैनिक था, ये भी याद रखिएगा। द सर्चलाइट का हिंदी सह-प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन ने किया था, ये पॉइंट गलत है। गुरु प्रसाद सेन जो है 1875 में द बिहार हेराल्ड को प्रकाशित किया था। तो गुरु प्रसाद सेन 1875 में द बिहार हेराल्ड अखबार से संबंधित है, सर्चलाइट से संबंधित वो नहीं है। मुंगेर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र किसानों का मुखपत्र हुंकार था। तो ये भी पॉइंट सही है। मुंगेर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र किसानों का मुखपत्र क्या था, हुंकार था। इसमें से कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी जो है गलत है। उसके बाद है बिहार के 7 शहीदों में से किस दिए गए उनके गृह सचिव शहीद ग्राम से सुमेलित करें। तो देखिए 11 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे में स्टार्ट होता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के 7 स्टूडेंट जो 9वीं 10वीं कक्षा के स्टूडेंट है, वे पटना सेक्रेटरिएट में झंडा फहराने का कोशिश करते हैं और इन 7 स्टूडेंट को गोली मार दिया जाता है WC आर्चर पुलिस अधिकारी के द्वारा। तो ये जो 7 बच्चे थे, 7 स्टूडेंट थे, वे किस किस जिला के थे, वे हमको यहाँ मैच करना है। इनको कब मारा गया था, याद रखिएगा, पटना सेक्रेटरिएट में 11 अगस्त 1942 को WC आर्चर पुलिस अधिकारी के द्वारा गोली मार दिया गया था। इसमें जो उमाकांत प्रसाद सिंह है, उमाकांत प्रसाद सिंह कहाँ के थे, तो नरेंद्रपुर के थे। उमाकांत प्रसाद सिंह कहाँ के थे, नरेंद्रपुर, जो आज सारण जिला में है। जगपति कुमार कहाँ थे, खराठी का था, खराठी के थे जगपति कुमार, जो औरंगाबाद में है। देवी पद चौधरी कहाँ के थे, तो सिलहट के थे। सिलहट कहाँ पर है, सिलहट भी है, एक यहाँ बिहार में है, जामनगर से है कुछ, यहाँ पर सिलहट का है, ये सही है। और सतीश प्रसाद झा जो है खरगरा बांका के है। इस चारों के अलावे जो इसमें मरने वाले हैं वो है रामानंद सिंह पटना के, उसके बाद है राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। तो ये 7 स्टूडेंट को, जो 9वीं 10वीं कक्षा के स्टूडेंट रहते हैं, इन्हें 11 अगस्त 1942 को मार दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रमानंद मिश्र आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन की स्थापना की। तो ये पॉइंट सही है। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संगठन होता है, इसके द्वारा गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रमानंद मिश्र के द्वारा। 1934 में औपचारिक रूप से नरेंद्र देव, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण ने
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन की, ये भी पॉइंट सही है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन होती है। उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण थे, ये पॉइंट गलत है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में बनता है उसके अध्यक्ष कौन है? आचार्य नरेंद्र देव बनते हैं। तो तीसरा पॉइंट गलत है। समाजवादी पार्टी ने किसानों और मजदूरों को संगठित करने और उन्हें आर्थिक न्याय दिलाने के उद्देश्य पर कार्य किया, तो ये पॉइंट सही है। इसमें से कौन सा सही है? 1, 2, 4 सही है। तीसरा जो है पॉइंट वो गलत था, क्योंकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। उसके बाद है दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे शब्द चंपारण के किसानों की बदहाली पर किसने कहा था? तो ये शब्द जो है पीर मोहम्मद मुनीस नामक एक पत्रकार था, जो महात्मा गांधी के चंपारण आने से पहले चंपारण के किसानों की दुख को, उनके दर्द को अपने अखबार में, अपने द्वारा लिखे गए अखबार में प्रकाशित करते थे। ये बेसिकली प्रताप नामक एक अखबार था, जिसके लेखक संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के जो अखबार था प्रताप में ये लिखते थे। इनके अलावे भी बहुत सारे अखबार में इन्होंने चंपारण के किसानों का दुख को व्यक्त किया। और जो राजकुमार शुक्ल जो चिट्ठी लेके गए थे महात्मा गांधी के पास चंपारण के दुख को बताने के लिए, उस चिट्ठी को लिखने वाले भी कौन थे? पीर मोहम्मद मुनीसी थे। तो पीर मोहम्मद मुनीस बिहार के एक बहुत ही बड़े प्रसिद्ध पत्रकार थे। तो उन्होंने ही दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे शब्द चंपारण के किसानों की बदहाली पर कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस किनके अखबार के लिए मेनली लिखते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी का अखबार का नाम क्या था? प्रताप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिंह के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। इनका जन्म 10 नवंबर 1871 को सारण जिले में हुआ था। ये गलत है, इनका जन्म बक्सर में हुआ था। 10 नवंबर 1871 को सारण जिले में नहीं हुआ था। बिहार की को एक पृथक प्रांत में गठित करने का मुख्य श्रेय इन्हें दिया जाता है। ये बात सही है। बिहार जो 1911 में 1912 में जो विभाजित हुआ है, 1911 में घोषणा हुआ जो बंगाल बिहार से अलग होगा, इसके लिए मुख्य श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को दिया जाता है। 1909 में भागलपुर में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन इनकी अध्यक्षता में हुई, तो ये पॉइंट सही है। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता उन्होंने किया। तो इसमें से कितनी बातें सही, कितनी कथन सही है? तो 3 कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती देवी जो भारत के स्वाधीनता संघर्ष में बिहार की सक्रिय महिलाओं में थी, इनके बारे में दिए गए तथ्यों पर विचार करें। यह जयप्रकाश नारायण की पत्नी और ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी, ये पॉइंट सही है। तिलक स्वराज फंड में धन जमा करवाने में मुख्य भूमिका निभाया उन्होंने। इन्हें अशिक्षा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि का विरोध करके नारी समाज को जागृत किया। तो ये तीनों पॉइंट प्रभावती देवी जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी और ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी, उनके लिए सही है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने में मुख्य भूमिका निभाया किसने? तो बिहार में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने में मुख्य भूमिका निभाया है कृष्ण बल्लभ शाह। कृष्ण बल्लभ शाह बिहार के चौथे चीफ मिनिस्टर होते हैं। ये आपको जो संविधान सभा होता है, संविधान सभा के सदस्य भी बनते हैं, और इन्हें बिहार में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने में मुख्य भूमिका निभाने के लिए याद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11 अगस्त 1942 को बिहार सचिवालय कांड में शहीद होने वाले 7 शहीदों में प्रथम कौन था? तो आपको हम बताएं, जो 11 अगस्त 1942 को बिहार सचिवालय में हत्या होती है 7 विद्यार्थियों का, किसके द्वारा मारा जाता है? WC आचार्य। इसमें जो पहले स्टूडेंट है जो मरते हैं उनका नाम है रामानंद सिंह। रामानंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, बकासत आंदोलन का संबंध सीमित किसानों की भूमि वापसी से था। ठीक है, ये पॉइंट से बकासत आंदोलन जो बिहार में होता है 1936, 1937, 1938, 1939 के आसपास, इस आंदोलन का नेतृत्व छपरा में राहुल संकृत्यान और क्रियानंद शर्मा ने किया। ये भी पॉइंट से। बकासत आंदोलन का शुरुआत बिहार में सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो बकासत आंदोलन के जो मेन लीडर थे वो कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लोग लीड कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बुनकर समुदायों के हित में मोमिन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो मोमिन कांग्रेस की स्थापना 1905 में किया गया था। किसके द्वारा? अब्दुल कयूम अंसारी के द्वारा किया गया था। अब्दुल कयूम अंसारी के द्वारा डेरी ऑन सोन के पास 1 जुलाई 1905 को किया गया था। ये जो था आपको मुस्लिम लीग के विरोध में था, मोमिन कांग्रेस। ये जो मुस्लिम लीग का जो अलगाववादी प्रवृत्ति था, उसके ये लोग विरोध में थे। ये लोग भारत को एकजुट रखना चाहते थे। तो मोमिन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अब्दुल कयूम अंसारी 1 जुलाई 1905 को डेहरी ऑन सोन के पास किया था। याद रखिएगा, बुनकर समुदायों के हित में मोमिन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अब्दुल कयूम अंसारी। अगला क्वेश्चन है, नालंदा के बड़ा गांव की में स्थित नालंदा महाविहार का पता किसने किया? तो नालंदा के बड़ा गांव में स्थित नालंदा महाविहार का पता किसने किया? तो यह है कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। कब? 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, तबाकत नासरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो तबाकत नासरी जो आपको मिनहाज सिराज के द्वारा लिखा गया है, इस पर है। इसमें बिहार के मध्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। पॉइंट सही है। यह भारत में लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम पुस्तक है। तो ये दोनों पॉइंट सही है। मिनहाज सिराज के द्वारा लिखा गया तबाकत नासरी से बिहार के मध्यकालीन इतिहास का पता चलता है। यह भारत में फारसी भाषा में लिखी गई प्रथम पुस्तक है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। उसके बाद है कुछ पुस्तक और उसके लेखक। वन रत्नाकर। वन रत्नाकर जो है बिहार में मैथिली भाषा में लिखा गया पहला गद्य पुस्तक है। उत्तरी भारत के सभी भाषाओं में उत्तरी भारत के सभी भाषाओं में लिखा गया यह पहला किताब है। केवल मैथिली भाषा में ही नहीं, उत्तरी भारत के सभी भाषाओं में लिखा गया पहला गद्य किताब है। इसके लेखक कौन है? कवि शेखर ज्योतिरेश्वर ठाकुर। ये किस वंश के राजाओं के लिए लिखते थे? तो कर्नाट वंश के राजा। कर्नाट वंश को कौन सा राजा? हरि सिंह देव के लिए। हरि सिंह देव के दरबारी कवि थे ज्योतिरेश्वर ठाकुर। इनका पुस्तक कौन है? क्या है? वन रत्नाकर। मैथिली भाषा में मैथिली भाषा के स्टूडेंट ये बुक पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफसाना ए शाही पुस्तक। अफसाने ए शाही पुस्तक के लेखक कौन है? शेख कबीर। रियाज उस सलातीन के लेखक कौन है? तो गुलाम हुसैन। बसातुल उन्स के लेखक कौन है? तो इख्तिसान देहेलवी जो है बसातुल उन्स के लेखक है। तो ये याद रखिएगा। ये सब बुक जो है, इससे हमें बिहार के इतिहास के बारे में पता चलता है। ये सब बुक जो है बिहार के इतिहास के सोर्स के रूप में हम लोग जानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 16 अक्टूबर 1905 को सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया। सतीश चंद्र चक्रवर्ती प्रख्यात देशभक्त अश्विनी कुमार दत्त के शिष्य थे। तो ये दोनों पॉइंट सही है। जब आपको बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन के बाद जो जिस प्रकार से राखी बंधन बंगाल में होता है, उसी राखी बंधन जो है दिवस बिहार में भी मनाया जाता है। दरभंगा में 16 अक्टूबर 1905 को मनाया जाता है। किसके द्वारा? सतीश चंद्र चक्रवर्ती के द्वारा मनाया जाता है। इसमें दोनों पॉइंट सही। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1680 में मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत बनाया। तो 1680 ऑप्शन ही गलत है। सम्राट अकबर जो है 1605 में मर गए हैं। तो मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत कब बनाया है? तो 1580 में बनाया है। तो पहला पॉइंट गलत है। जहांगीर ने मुगल साम्राज्य संभालने के बाद बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। यह पॉइंट सही है। तीसरा है, जहांगीर ने दरभंगा में नूर सराय नामक सराय का निर्माण मेहरुनिसा के दिल्ली से बंगाल की यात्रा के दौरान बंगाल में रुकने हेतु करवाया था। तो ये पॉइंट गलत है। जब मेहरुनिसा बंगाल से दिल्ली आ रही थी, तब उसके रुकने के लिए एक सराय बना था। दिल्ली से बंगाल नहीं, बंगाल से जब वो दिल्ली जा रही थी। तो ये पॉइंट गलत है। बिहार के बिहार शरीफ में मखदूम शाह दौलत का मकबरा स्थित है। तो बिहार के मनेर में आपको ये मखदूम शाह दौलत का मकबरा है, बिहार शरीफ में नहीं है। तो ये जो आखिरी पॉइंट है ये भी गलत है। बिहार के मनेर में मखदूम शाह दौलत का मकबरा है, बिहार शरीफ में नहीं है। जहांगीर ने जब मेहरुन्निसा बंगाल से दिल्ली जा रही थी तब सराय बनाया था, और 1680 में नहीं 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया गया था। और जो इसमें पॉइंट सही था वो था, जहांगीर ने मुगल साम्राज्य संभालने के बाद
बिहार में बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। जहांगीर, जिसका टाइम पीरियड क्या है 1605 से लेके 1627। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल सम्राट उसके द्वारा नियुक्त बिहार के गवर्नर में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये देखिए, अकबर ने बिहार का गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त किया था? मुनीस खां, याद रखिएगा। जहांगीर ने शाहजादा परवेज, शाहजहां ने अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग, और औरंगजेब ने आपको जी हाँ लिखा है मीर जुमला, ये गलत है। मीर जुमला को किसने अपॉइंट किया था? तो मीर जुमला 1715 में फर्रुख सैयार के द्वारा अपॉइंट था। फर्रुख सैयार के द्वारा मीर जुमला अपॉइंट था, औरंगजेब के द्वारा नहीं अपॉइंट था। तो ये इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। तो अर्थशास्त्र एक राजनीति पर आधारित ग्रंथ है। ये पॉइंट से, अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा लिखा गया ये बुक है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 150 अध्याय और 6000 श्लोक में है। ये पॉइंट से, ये गद्य और पद दोनों शैली में है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है इसमें गद्य और पद दोनों शैली में लिखी हुई बातें हैं। ये सारा पॉइंट सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित विद्वानों को नवरत्न कहा जाता था। निम्न विद्वानों में और उनकी कृतियों के साथ कौन सा युग्म गलत है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 9 रत्न थे, जैसे अकबर के 9 रत्न थे, जैसे कृष्णदेव राय के 9 रत्न थे। तो भारतीय इतिहास में हम लोग राजाओं के नवरत्न के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नवरत्न चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अकबर, और उसके जो हम लोग देखते हैं किसके बारे में देखते हैं? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड क्या है? 1509 से लेके 1529। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर कृष्णदेव राय, और उसके बाद अकबर। अकबर के दरबार में भी हम नवरत्न की बातें करते हैं। तो इसमें कौन सा गलत है? तो देखिए, बृहत संहिता जो लिखा है ये किसने लिखा है? बराह मिहिर ने लिखा है। ये पॉइंट सही है। शिल्प शास्त्र अमर कोश ने नहीं, अमर सिंह ने नहीं लिखा है। शिल्प शास्त्र लिखने वाले कौन है? शंकु नामक आदमी है। काव्य संरचना घटक पर्व सही है। मंत्र शास्त्र बेताल भट्ट, ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसके अलावा यहाँ जो 4 नाम दिया गया है, इसके अलावा 5 आदमी जो इनके नवरत्न है वो कौन कौन है? छठा अमर सिंह, ये जो आपको 5वां अमर सिंह, उसके बाद छपनक, ध्वंतरी, बरूची, कालिदास, ये सब जो है इसके चंद्रगुप्त मौर्य, इनके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, उसके दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है, सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह किया गया है। ये पॉइंट सही है। सूत पिटक जो बौद्ध धर्म के 3 पिटक में से एक है सूत पिटक। सूत पिटक गद्य और पद दोनों में सम्मिश्रित है। यह 7 निकायों में विभाजित है। ये गलत है। सूत पिटक 5 निकायों में विभाजित है। सूत पिटक 5 निकायों में विभाजित है, 7 निकायों में विभाजित नहीं है। कौन है इसके 5 विभाग? जो सबसे पहला है सूत पिटक का दिघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय और अंगुत्तर निकाय। तो 5 भाग में सूत पिटक में है, जिसमें हम लोग अंगुत्तर निकाय के बारे में पढ़ते हैं, दिघ निकाय के बारे में पढ़ते हैं, संयुक्त निकाय के बारे में पढ़ते हैं, अंगुत्तर निकाय के बारे में पढ़ते हैं। तो सूत पिटक 5 भागों में बटा हुआ है। ये याद रखिएगा, सूत पिटक 7 भाग में नहीं बटा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 141 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ए ही आंसर सही है। सूत पिटक 7 भाग में नहीं बटा हुआ। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करें। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पटना, नालंदा, समस्तीपुर क्रम से बिहार के सर्वाधिक आलू उत्पादन करने वाले जिले हैं। तो ये याद रखिएगा, बिहार में सबसे ज्यादा आलू कहाँ पर हुआ है? पटना, नालंदा और समस्तीपुर में हुआ है। बिहार में फलों की उत्पादकता में सर्वाधिक उत्पादन आम का हुआ है। तो आम का उत्पादन सर्वाधिक नहीं हुआ है, आपको केला का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है। केला कितना हुआ है? तो 20 लाख टन के आसपास। आम जो है लगभग में 17.56 लाख टन है। तो सबसे ज्यादा फल बिहार में कौन सा हुआ है? केला हुआ है, न कि आम। तो पहला ऑप्शन केवल सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। अगला है, समेकित बागवानी विकास मिशन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। इसका क्रियान्वयन राज्य के 23 जिलों में किया जा रहा है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री बागवानी विकास का क्रियान्वयन राज्य के शेष 15 जिलों में किया जा रहा है। तो ये दोनों पॉइंट जो है आपको समेकित बागवानी
विकास से संबंधित है और ये दोनों पॉइंट सही है। इसका क्रियान्वयन राज्य के 23 जिलों में किया जा रहा है। इस योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री बागवानी विकास का क्रियान्वयन राज्य के शेष 15 जिलों में किया जा रहा है। ठीक है। वर्ष 2023-24 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार राज्य का अपना राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो बिहार राज्य का अपना राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का केवल 6.4% है। याद रखिएगा 6.4% है। अगला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2022-23 में बिहार सरकार की कुल प्राप्ति 1,99,270 करोड़ है। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपको गलत है। ये जो डाटा दिया गया है 1,99,270, ये कब का है? ये आपको 2021-22 का डाटा है। दूसरा जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2023-22 में बिहार में कुल व्यय 2,37,691 करोड़ है। ये पॉइंट सही है। इसमें कौन सा गलत है? तो ऑप्शन ए जो है गलत है आपको। अगला है बिहार में वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय का हिस्सा कुल व्यय का कितना प्रतिशत रहा? तो राजस्व व्यय का हिस्सा कुल व्यय का 80.8% है। ये सब इकोनॉमी का इंफॉर्मेशन है, ये आपको याद रखना होगा। बिहार में राजस्व व्यय का कुल हिस्सा, राजस्व व्यय का हिस्सा कुल व्यय का 80.8% है। उसके बाद बिहार राज्य सरकार का कुल कर राजस्व वर्ष 2017-18 के 88,220 करोड़ रुपया से बढ़कर 2022-23 में कितना हो गया? तो बिहार राज्य का कुल कर राजस्व वर्ष 88,220 रुपया से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये हो गया आपको 1,32,568 करोड़। तो जो 17-18 में 88,000 करोड़ के आसपास था, वो अब हो गया है 1,32,568 करोड़। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 22-23 में बिहार में दावानल की घटनाएं कितनी हुई है? तो फॉरेस्ट फायर की घटना कितनी हुई है? तो इसका है 822। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में फायर फॉरेस्ट कितना हुआ है? तो 822 हुआ। दावानल की घटनाएं कितनी हुई है? तो 822 घटनाएं हुई है। अगला है क्वेश्चन बिहार के जल प्रपात के संबंधित कथन पर विचार करें। कोडरमा पठार से उतरने वाली 7 धाराओं से मिलकर बनी नदी पर स्थित जियारकुंड जलप्रपात। तो कोडरमा पठार से उतरने वाली 7 धाराओं से मिलकर बनी नदियों पर स्थित है कौन सा? जियारकुंड जलप्रपात नहीं, यहाँ होगा ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात बिहार का फेमस जलप्रपात है। तो पहला पॉइंट जो है गलत है। उसके बाद सुखल दारी जलप्रपात कैमूर पठार में कनहर नदी पर स्थित है। ये पॉइंट सही है। करकटगढ़ जलप्रपात पठार में बिहार के कैमूर और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये पॉइंट सही है। करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर पठार में बिहार के कैमूर और उत्तर प्रदेश के सीमा पर स्थित है। इसमें कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 और 3 जो है आपको जलप्रपात के बारे में सही है। और आखिरी क्वेश्चन है देश का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर स्थित है। ये पॉइंट सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का बांका जिला वन क्षेत्र 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में 16.29 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, जो राज्य में सर्वाधिक वृद्धि है, जो राज्य में सबसे अधिक है। तो ये भी पॉइंट सही है। जो बांका में आपको सबसे ज्यादा वन का विकास हुआ है, वन क्षेत्र का विकास हुआ है। वर्ष 2023 में बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज और न्यूनतम वर्षा अरवल में हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा 2023 में कहाँ पर हुआ है? किशनगंज में। और न्यूनतम वर्षा कहाँ पर हुआ है? तो अरवल में। कितने कथन सत्य है? तो तीनों कथन सत्य है। तो इस तरीके से हम लोग जो परफेक्शन आईएएस का टेस्ट नंबर 14 था, उसके 150 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कशन कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोग को इस डिस्कशन से अच्छी तरीके से रिविजन हो रहा होगा। आप लोग को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी कुछ भी पॉइंट पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो हमें आप कमेंट करके यूट्यूब से भी कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस डिस्कशन का टेस्ट पेपर लेना हो तो टेलीग्राम में बहुत सारे
प्लेटफॉर्म पर आपको ये टेस्ट पेपर भी मिल जाएगा। नहीं मिल पा रहा, आप हमसे भी कनेक्ट करके ये टेस्ट पेपर प्राप्त कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू देखने के लिए।